2024 के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां दमखम के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बात को चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजपुर के विधायक विश्वनाथ राम जी मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बक्सर जो लोकसभा है उस पर किसकी इस बार दावेदारी रहेगी और कौन महागठबंधन से कौन आ रहा है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि किसकी इस बार यहाँ पे किस्मत रहेगी। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। ये बताइए कि बक्सर सीट जो है क्या बाहर के आएंगे या यहीं के लोग रहेंगे लड़ने वाले? देखिए, बक्सर संसदीय क्षेत्र में बाहर के लोग तो अभी आपके मंत्री हैं भारत सरकार के, तो ये बात हम किस विषय से कह सकते हैं और कि बक्सर में जब बाहर का सांसद हो बीजेपी का और बक्सर का प्रतिनिधित्व 10 साल से कर रहे हैं, तो ये तो बक्सर की जनता, इसका मतलब ये है कि बाहर की जनता बाहर के नेताओं को कबूल कर लेती है। नहीं तो ऐसे लोगों को, बाहर की जनता को तो खदेड़ देना चाहिए। हमारी बाहर की जनता, हमारी जो बक्सर की जनता है, बाहरी नेताओं को खदेड़ देनी चाहिए। बाहरी नेताओं की यहाँ क्या ज़रूरत है? या आपका सेवक यहाँ काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जननेता हैं जो काम करते हैं, आपकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अब दुर्भाग्य है बक्सर का कि बाहरी लोग आके चुनाव जीतते हैं और जनता की सेवा करते हैं या नहीं करते हैं जनता बताएगी। लेकिन मैं उनकी बातों पर न जाते हुए सीधे तौर पे जाता हूं कि हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन जो है, ये तय है कि हमारा कोई लोकल ही प्रत्याशी होगा, कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं होगा। तो क्या अभी पार्टी जो बैठक हो रही है, क्या उसमें चर्चाएं चल रही है क्या इसकी? देखिए, ये बड़ा विषय है, आपने सवाल किया है, ये देश के सामने है और देश के बड़े नेताओं को ये चर्चा करनी है, कर रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोगों को लगता है, हम लोग भी अपनी बात पार्टी के जहाँ तक हम लोगों की पहुँच है, अपनी बात बक्सर की बात कि बक्सर का विकास सही मायने में कैसे हो, बक्सर की सुख दुख की चिंता कौन कर सकता है? जो बक्सर का लोकल होगा, जो बक्सर की लोकल होगा, उसको सुख दुख से बक्सर की जनता से परे होगा, वो जनता के हर बात को समझता होगा, उसके सुख दुख में का सहयोगी होगा, वही वो जनता को समझ पाएगा। बाहरी व्यक्ति आता है और विश्वनाथ राम जैसे और दलित भाई को कुछ होता है तो विश्वनाथ राम से दलित भाई से जुड़ा ही नहीं, तो उसकी पीड़ा को क्या समझेगा? लेकिन यदि वो लोकल होगा, लोकल प्रतिनिधि होगा, तो वास्तव में किसी न किसी व्यक्ति से किसी तरह का उसको जुड़ाव होगा, उसकी पीड़ा से उसे भी असहज अपने आप को महसूस करेगा और सेवा निर्भीक रूप से करेगा। बक्सर के विकास को किस नज़र से देखते हैं? अब तो 10 साल आप लोगों ने देखा, बक्सर के जो माननीय सांसद और अश्विनी कुमार चौबे जो भारत सरकार के मंत्री हैं, इनका तो बखूबी आप लोग देख रहे हैं कि बक्सर में क्या हुआ। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक योजना अपनाई थी हर गांव को गोद लेने के लिए। हमारे उसी पहल पर बक्सर के सांसद, भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे जी ने भी बहुत तेरे गाँव को गोद लिया, हर साल गोद लिया। गोद लेने का काम उनका हर साल होता रहा, लेकिन गोद लेने की प्रथा क्या है, गोद लेने के पर्पस नरेंद्र मोदी की बयां क्या थी, वो करना क्या था, ये तो बातें न नरेंद्र मोदी कर पाए, न ये देश के भारत सरकार के मंत्री और बक्सर के सांसद ही न कर पाए। इनको समझना चाहिए था कि गोद लेने का तात्पर्य होता क्या है। बात बढ़िया बात बोल देने से कोई नेता नहीं होता। हो सकता है हम लोग नेता छोटे हैं, लेकिन बढ़िया बात बोल देना बहुत परिपक्व नेता की पहचान नहीं है। सही बात बोल देना भी बढ़िया नेता की पहचान है। नेता का सही मायने में मतलब है कि जनता की सेवा निर्भीक रूप से करे, वही जनसेवक है। लेकिन गोद लेने की प्रथा नरेंद्र मोदी ने शुरू की, इसके पहले भी होता चला है, लेकिन गोद लेने का मतलब होता है गोद पेपर में लिया और पेपर में सीमित कर दिया। गोद का मतलब ये नहीं होता। राम की मूर्ति बनने की बात हो रही है यहाँ पे, क्या लगता है आपको? अब तो बक्सर में तो सीता जी की मूर्ति लगनी चाहिए। बिहार जो है माँ सीता का ही धरती है। भगवान राम जी जरूर आए थे, लेकिन बक्सर नहीं, पूरा बिहार जो सीतामढ़ी से इलाका माँ सीता का जो गढ़ है वो बिहारी है। और बिहार में हम तो प्रभु राम का लगे वो अलग विषय है, लेकिन माता सीता की मूर्ति पहले लगनी चाहिए, जहाँ तक मेरा सुझाव है।
तो जिस तरीके से मूर्ति की बात आ रही है और राजनीतिक विषय उसे बनाया जा रहा है और विवादित बयान भी उस पर किया जा रहा है, क्या लगता है, क्या कहते हैं? ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ऐसे कर सकते हैं कि धर्म, मूर्ति, मज़हब, आस्था को चोट दे करके जनता को ठगने का काम करते हैं। वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कर सकती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे गठबंधन के लोग, हमारे पार्टी के लोग न धर्म, जात, मजहब से ऊपर उठकर एक बात सवाल करते आपसे हैं। कि हिंदू मुस्लिम, ठीक है, जाति धर्म की बात हिंदू मुस्लिम की, और अभी कोरोना काल आ जाएगा, ये 2024 जब चुनाव आता है उसी समय ये क्यों आता है? अब ये तो नरेंद्र मोदी जी और देश की जनता दोनों आमने सामने हैं। हम लोग तो एक बीच में काम करते हैं, जो जनता को झांसा में देकर काम किया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसको रोकने की और जनता को सही मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल आया। कोरोना काल में देश की स्थिति क्या थी? ये अपने आप को देश में बहुत विश्व को विकास के शिखर पर भारत को ले जाने की चर्चा करने वाले लोग उस समय कहाँ बैठे थे, जब आम पब्लिक से तालियां और थालियां बजवा रहे थे? क्या थालियां और थालियां बजाने से देश का कोरोना भाग जाता? तो स्वाभाविक आज सारे रोग का निपटारा तालियां और थालियां बजाने से हो जाता। तो नरेंद्र मोदी केवल पब्लिक को झांसा देने का काम करते हैं, और ऐसे झांसा देने वाले लोगों से अब देश की जनता सजग हो चुकी है। और आने वाले जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, या वास्तव रूप से देश के एक परिवर्तन की लहर चलेगी और इंडिया का जीत होगा, ये तय है। तो इस बार जिस तरीके से चुनाव की तैयारी हो रही है, चुनाव में क्या लगता है बाहरी व्यक्ति को जनता स्वीकार नहीं करेगी? इस बार तो आर पार की लड़ाई होगी, और आर पार की लड़ाई में बाहरी व्यक्ति वास्तव में भाग जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो। लड़ाई आर पार की हो रही है। इसमें लड़ाई आर पार की इसलिए हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल जनता को ठगा, झांसा दिया, झांसे में कितनी बातें, जिस बात को लेकर जनता ने विश्वास किया। जनता, हमारी देश की जनता बहुत भोली भाली है, और वो नरेंद्र मोदी के बातों को नहीं समझ पाई और पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया। उन्होंने कहा था कि हमने बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, उन्होंने कहा था कि हम सभी के खातों में पैसा देंगे, उज्ज्वला, सभी महंगाई डाइन था। उस समय उन्होंने कहा था, अपने भाषण में कहा था नरेंद्र मोदी ने, जब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक थे, उस समय कहा था उन्होंने अपने मुंह से कि महंगाई डाइन खाए जात है। आज उनकी महंगाई भौजाई हो गई है। आज कोई महंगाई भारतीय जनता पार्टी को नज़र नहीं आती। लेकिन मैं आज का जो विषय आप लोगों ने राजनीतिक मुद्दों पे उठाई है, वो राजनीतिक मुद्दा ये है कि इस बार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को भगाओ, और वास्तव में लोकतंत्र को यदि बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से, देश से समाप्त करना ही होगा, तभी हमारी लोकतंत्र बचेगी। और उसी विचारधारा पर इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ है, ये आने वाले समय में, और अभी जो 24 में चुनाव होने वाले हैं, देखिएगा आपको झलकने लगेगा। एक बैठक और होने वाली है इंडिया की। एक बैठक के बाद एक रैली होगी, विशाल रैली होगी, जिससे सभी देश की सभी पार्टियां विरोध में जो काम करती हैं, एक रैली होगी। उस रैली में सबका समागम देखिएगा तो देखने में भी आपको भी लगेगा कि सही मायने में देश की जनता उमड़ चुकी है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। तो आप लोग जो सर्वे करते हैं, सर्वे के अनुसार भी आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को बहुत नीचे दिखाया है। और राहुल गांधी जी हमारे जो देश के नेता हैं, और एक ऐसे पहचान बनाने वाले व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल पप्पू के नाम से ही उद्घोषण किए हैं, लेकिन आज जनता जो है सबको मानती है। और राहुल जी का जो स्थान, जो क्रेज बढ़ा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो युवा व्यक्ति पैदल यात्रा करते हैं, और पैदल यात्रा करके सभी गरीब गुरबा अमीर सबसे मिलते हुए एक अलग छाप छोड़ते हैं भारत को जोड़ने का। भारत कभी टूटा नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन भारत टूट कहाँ रहा है, इस विषय पर लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भारत टूट रहा था, क्या भारत टूट गया है क्या? ये शायद उन लोगों को ख्याल नहीं है। भारत जोड़ने का मतलब है कि भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, जाति पाति से लड़ाया जा रहा है, धर्म से धर्म को लड़ाया जा रहा है। इसको समाप्त करने के लिए हमारे राहुल गांधी जी बात करते हैं। और ये हम लोग, जब हमारी सरकार बनेगी तो वास्तविक रूप से
केवल एक ही बात रहेगी, वो है केवल मानव वर्ग और मानव का विकास होगा और मानव का उत्थान होगा। इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काम करेंगे। जात पात की बात नहीं करते हैं, धर्म मजहब की बात नहीं करते हैं। इंडिया की बैठक हो रही है, कई जगहों पे बैठक हो गई, नीतीश कुमार और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, देश के बड़े नेता राहुल जी हैं और हम लोग उसी पार्टी के सिपाही हैं, और सिपाही होने का फ़र्ज तो यही बनता है कि जब अपना नेता हमारा मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। और देश की सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो कांग्रेस के नेता आज के समय में राहुल गांधी जी हैं। और तो जैसे लालू यादव ने कहा था कि बाराती जाएंगे, दूल्हा बनना देखना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि दूल्हा इस बार आप लोग बना दीजिए? लालू जी देश के गरीबों के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बेजुबानों को जुबान देने का काम किया। और ऐसे नेता यदि कुछ बात बोलते हैं, बड़े नेता हैं, कुछ बात बोलते हैं, गरीबों की दिल की बात को परखने की क्षमता है लालू जी में। यदि वो परखे हैं, कुछ बात समझे, तभी ऐसा कुछ बात बोले हैं। और जो बोलते हैं लालू जी, वो सही में। तो क्या नीतीश जी को दरकिनार कर दीजिएगा आप लोग? दरकिनार करने का बात ही नहीं किया। नीतीश जी ने एक ऐसा मुकाम पेश किया है देश में कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो नीतीश कुमार के साथ जब छलावा किया, उनके मान स्वाभिमान पर जो चोट पहुंचाया, जबकि उसके विरुद्ध में जब भारतीय जनता पार्टी से चोट खाए नीतीश कुमार जी ने, उनके मान सम्मान पर जब चोट लगा, तो उन्होंने देश के सारे तराजू में ला करके खड़ा किया। और उसी का परिणाम देख रहे हैं कि देश में जो बैठकें हो रही हैं और आप लोग जो मीडिया वाले लोग काम कर रहे हैं उसी विषय पर, तो एक सारा विषय वस्तु, सारा श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, जो सबको एक करने में काम किए। का बीजेपी के द्वारा यह भी कहा जाता है कि सपना सपना ही रह जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी तो अपनी बात कहेगी। भारतीय जनता पार्टी को और आता क्या है? जनता को झांसे देना। लेकिन इस बार की जनता को झांसे में नहीं आने वाली है। इस बार की जनता, मैंने पहले ही कहा कि इस बार की जनता स्वयं लड़ाई लड़ेगी, आर पार की लड़ाई लड़ेगी, और भाजपा भगाओ की लड़ाई लड़ेगी, और भाजपा को भगा के इंडिया को जिताएगी। यही जनता का भी संकल्प है। तो बक्सर को क्या कहेंगे? बक्सर महागठबंधन, इंडिया का सिपाही कोई होगा वही जीतेगा, ये मेरा दावा है। अभी दो लोगों के नाम जो है वो काफ़ी चर्चा में चल रही है, एक मुन्ना तिवारी जी का, एक संतोष पाठक जी का। क्या लगता है कौन आएंगे? एक इस पर चर्चा करने के लिए हमने बैठे हैं, क्षमा करिएगा। ये हमारे बिहार के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी बड़ी पार्टी के एक सिपाही हैं, राष्ट्रीय पार्टी के एक सिपाही हैं, और राष्ट्रीय नेता राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी तय करती हैं, खड़गे साहब तय करते हैं। तो उस विषय वस्तु पर मेरा बोलना मैं नहीं समझता कि नाजिब है। इसलिए जिसको मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, कोई बक्सर का बेटा यदि महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में, इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस विरासत में बक्सर की जो धरती है वो कांग्रेसी रही है। यहाँ कांग्रेस के नेता जीते हैं और कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं। तो कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए। जहाँ तक मैं महागठबंधन के सभी सिपाहियों से, सभी नेताओं से आग्रह करूँगा कि ये सीट मेरे कांग्रेस को मिले, इसलिए कि अभी तक कोई पार्टियाँ अधिक कोई दावेदारी किया है, जीता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के रूप में ये कांग्रेस पार्टी को सीट मिले, और सीट किसी को भी मिले, कोई कार्यकर्ता को मिले। बीजेपी कहती है कि सब हवा में उड़ जाएंगे। तो बीजेपी तो हवा में खुद है। बीजेपी का ऐसा कोई कार्यक्रम बताइए जो भाड़े पे लोग टटू न बुलाए जाते हों, बाहर के लोग नहीं आए। तो हम तो भाई भाजपा में, इसलिए मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से ही निकल के आया हूँ। नरेंद्र मोदी की सभा में मैं 15 में चुनाव लड़ा था, नरेंद्र मोदी के साथ लड़ा था 15 में, उनके सिंबल पर चुनाव लड़ा था। लेकिन जब उनके सिंबल पर भी मैं चुनाव लड़ा था तो बाहर से बटोर के जनता लाई जाती थी। और इस बार हम जब 20 में चुनाव लड़े महागठबंधन से, तो मैंने एक बात इन दोनों में अंतर देखी कि जिस विधानसभा में, जिस इलाके में, जिस प्रखंड में चुनावी सभा होती थी, उसी प्रखंड के लोग आते थे सुनने के लिए। और भीड़ बुलाने से नहीं, जनता इच्छुक होकर आती थी, और इच्छुक से होकर या जनता निर्भीक रूप से उनकी बात नेताओं को सुनती थी। और आपने देखा
कि हमारे जैसे गरीब आदमी को जनता ने जो उम्मीदवारी और जोश खरोश के साथ जो हमको भरोसा दिलाया और 25,000 मतों से उस समय के प्रभारी परिवहन मंत्री को हराया, तो कहीं ना कहीं जनता बदलाव के भूमिका में थी और बदलाव किया। लेकिन यदि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश का परिवर्तन कर देंगे, तो उस समय नरेंद्र मोदी कहाँ थे जब मैं 15 में चुनाव लड़ा था? उस समय तो मुझे चुनाव बहुत वोटों से जीतना चाहिए था जी। लेकिन हम जबकि नरेंद्र मोदी की देश में लोग कह रहे थे कि आंधियाँ चल रही है, मैंने बहुत सारे वक्तव्यों में कहा है कि आंधियाँ किसी की नहीं चलती, आंधियाँ जो ताकत है वो जनता के मत में है, और जनता जब गरीब गुरबा जो जनता गांव में बैठती है वही तय करती है कि हवा किसकी है। और आपने देखा कि 2020 में उनकी आंधी के विपरीत भी विश्वनाथ राम को विजय श्री दिलाया, और उनके आंधी तूफान होने के बाद भी हम 15 में चुनाव नहीं जीत पाए और बुरी तरह से चुनाव हारे थे। जी। तो जनता जब मूड मतलब बना कहीं ना लेगी, कहीं यह कहा जाए कि आप बीजेपी के साथ थे तो हार रहे थे और कांग्रेस के साथ आए तो जीतने लगे। आपको स्पष्ट आपको देखने को लग रहा है हमने जो काम किया, हमारा भी लोग हमको साथ सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, हमारे समाज के लोग भी हमको। आपने ही कहा कि भाड़े के लोग आते, तो भाड़े के लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? तो भाड़े के लोग पे वोट कहाँ मिलेगा? वोट तो गांव की जनता देती है ना जी। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, जिस क्षेत्र के से चुनाव लड़ेंगे उस क्षेत्र की जनता वोट करेगी, और हम बाहर ब्रह्मपुर के जनता को बुला के भीड़ तो दिखा लेंगे, लेकिन वोट तो ब्रह्मपुर की जनता देगी नहीं। और यही भारतीय जनता पार्टी भीड़ में देख के बहक जाती है और अपना आप के जीत मान लेती है, जबकि हमारा गठबंधन केवल वास्तविकता पे भरोसा करता है। जो जिस प्रखंड में जिस जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं उसी जिला के लोग पर्पस अधिकारी रूप से बुलाए जाते हैं और आते भी हैं, वही कार्यकर्ता जाके जनता वोट करती है, इसीलिए महागठबंधन जीता। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विश्वनाथ राम जी, जिन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि बक्सर की सीट जो है वो किसके नाम होने वाली है और कौन हो सकता है। तब तक के लिए बने रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।